Hello my dear student, my name is Kinjal Patel and I am your English teacher. Today we are going to look about one of the most important, I should say, or it is important topic for your grammar, right? It is a grammar topic entitled as punctuation, or we can say punctuation mark, right? In this grammar topic, today we are going to learn about certain rules that when and how to use comma, comma, colon, semicolon, etc., etc. In that procession, let's talk about very first rule about the punctuation, right? पंक्चुएशन मार्क सबसे पहले क्या होता है कि भाई सेंटेंसेस के अंदर कुछ चीजें अलग से एम्फेसाइज करनी हो, कुछ चीजें ऐड करनी हो, उसके अंदर किसी की ऑनरशिप दिखानी हो, या फिर सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड दिया हो उसका डिस्क्रिप्शन इन द ब्रैकेट देना हो. These are the purpose where we can use our punctuation mark. I can say that punctuation mark is one of the art of the language writing. One of the art of language writing. ये हमारी language writing का एक हिस्सा है. As we all know that there are 14 punctuation marks in English grammar. Generally up to now, what we have learned about punctuation marks, हमने हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर ज्यादातर स्टैंडर्ड 9th और 10th तक बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स हमने अब तक देख लिए. तो इनमें करीबन 14 पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो कॉमनली हमें यूज होते हैं और उसका मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए और कैसे वो यूज होते हैं वो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन, बिट ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 1. हम अपने पहले रूल के बारे में देखने जा रहे हैं. व्हाट इज रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 क्या है उसका? पंक्चुएशन मस्ट बी पैरेलल. जब भी आप पंक्चुएशन लगाते हो कोई सेंटेंसेस के अंदर, राइट, तो अगर आपका कोई पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें आपको पंक्चुएशन लगानी हो तो वो मस्ट बी पैरेलल. सर ये क्या होता है, जरा और डिटेल में समझाइएगा. तो सुनिए माय डियर स्टूडेंट, it means that the interpreting main clause with dash or comma requires the same punctuation at the beginning and at the end of the clause. मतलब जब भी कोई एक स्टेटमेंट होता है, राइट, उस स्टेटमेंट के अंदर मेरा जो मेन क्लॉज होता है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ये एक मेरा स्टेटमेंट है, द टीनेजर्स students from Mrs. Smith's art class went on field trip to the museum. अब यहाँ पे यहाँ से लेकर the teenagers students from Miss Smith's art class, ये sentence number 1 है, and this is number 2, went on a field trip to the museum. This is 2, this is 1. Now यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू रूल क्या याद रखना है? व्हाट यू हैव टू रिमेंबर अकॉर्डिंग टू रूल? रूल इज सेइंग दैट इफ माय मेन क्लॉज कंटेन अ कॉमा, देन द नेक्स्ट सेंटेंस इन विच इट विल बिगिन, एट दैट टाइम वी हैव टू पुट अ कॉमा एज वेल. सी, ये वाला स्टेटमेंट आप अच्छे से देख रहे हो, ठीक है? उसके नीचे उसका आंसर मैंने लिखा है, देखो आप जरा, जस्ट फोकस ऑन इट. द टीनेजर्स, यहाँ पे कॉमा, ये मेरा मेन क्लॉज था, मेन क्लॉज में यहाँ पे कॉमा है, दिख रहा है आपको? यस, मेन क्लॉज में यहाँ पे पहले कॉमा दिया हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू द रूल जो नेक्स्ट होगा सेंटेंस, वहां पे आई नीड टू यूज कॉमा ओनली, राइट? तो यहाँ पे जब आगे स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, द स्टूडेंट्स फ्रॉम मिस स्मिथ्स आर्ट क्लास, अब यहाँ पे आपको एक डैश दी गई थी, दिख रहा है? ये गलत था, ये पंक्चुएशन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आपको कॉमा ही डालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल. दिस इज द करेक्शन इन पंक्चुएशन मार्क. दिस इज हाउ you can add punctuation at the time of writing your question or answering your question. Now, went on a field trip to museum. This is the first rule.
इस फर्स्ट रूल का ही एक और चीज आपको याद रखनी है. देयर इज वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट दिस रूल आल्सो मींस दैट यू शुड नॉट यूज सेमीकोलन. सेमीकोलन क्या होता है? ये कॉलन होता है और ये सेमीकोलन. ये वाला सेमीकोलन और ये वाला कॉलन होता है, राइट? तो आपको यू आर नॉट अलाउड टू यूज सेमीकोलन टू सेट ऑफ जस्ट वन आइटम फ्रॉम द लिस्ट. अगर यहां कहीं कोई लिस्ट दिया गया हो मेरे क्वेश्चन के अंदर, तो सिर्फ एक चीज के लिए आप नहीं सेमीकोलन का इस्तेमाल करोगे. वहां दो दो चीजें एक साथ लेके पेयर बना के आपको वहां पे सेमीकोलन को पुट ऑन करना है. ठीक है, देखो एग्जांपल उसका, ये रूल नंबर 1 का ही है. आई हैव लिव्ड इन दैट मॉनिश लोअर. अब यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है, आगे बोल रहा है वो सेटल, वहां पे ही सेटल रहा. फिर वॉशिंगटन. अब यहाँ पे आपको सेमीकोलन दिया गया है, दिख रहा है सेमीकोलन है, डॉट एंड कॉमा दोनों यहाँ पे. एंड बॉयज, फिर से कॉमा, इडम. नाउ यहां पे आपको क्या चीज याद रखनी है? क्या कह रहा है रूल? दिस रूल ऑल्सो मीन्स दैट यू शुड नॉट यूज सेमीकोलन टू सेट अ जस्ट वन आइटम लिस्ट. लिस्ट में से एक आइटम को अलग करने के लिए. अब यहां पे देखो, लोवा, सेटल, वॉशिंगटन, राइट? ये सारे बहुत सारे हैं, तो उसमें सिर्फ वॉशिंगटन को अलग या नीचे वाली चीज को अलग करने के लिए आप नहीं यूज कर सकते हो. वॉशिंगटन के बाद एंड आया, फिर बॉयज लिखा है, तो एक चीज को अलग नहीं कर सकते हो. ठीक है, उसका सही आंसर क्या होगा? आई हैव लिव्ड इन दैट मॉनिश, कॉमा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी. फिर ये वाला जो है ना, यहाँ पे कॉमा दिया गया है. देखो, मैंने बोला आपको कि दो आइटम एक साथ लेनी है, 1 and 2, मॉनिश लोअर, तो मैंने यहाँ पे एक सेमीकोलन पुट कर दिया. दिख रहा है आपको ये वाला? ठीक है, अब ये सेमीकोलन पुट ऑन होने से अब इसके हमने दो हिस्से लगा लिए. देन इट विल बी ओके फॉर दिस पंक्चुएशन मार्क. अब यहां पे हमारा पंक्चुएशन मार्क ओके हो गया. फिर से दो चीजें, सेटल एंड वॉशिंगटन, फिर से सेमीकोलन, राइट? एंड इसको हमने अलग कर दिया है. ठीक है, समझ में आया ये चीज? ना एक और बार ध्यान से देख लीजिएगा, राइट? फिर मैं आगे रूल नंबर 2 आपको पढ़ाने जा रहा हूं. देख लीजिए आप. Yes, I hope my dear student you have a look on it. Now let's talk about rule number 2. चलो हम rule number 2 के बारे में बात करते हैं. And M dash, this is one of the punctuation mark. And M dash is a strong comma. It is one of the comma type, लेकिन it is very strong, right? M dash का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? ये चीज क्या होती है? Let's have a look on it, my dear student. It is the longest of the 3 dashes. कॉमा जो हमारा है, डैशेस है, उसमें सबसे लॉन्गेस्ट वाली जो चीज होती है इसको हम बोलेंगे, राइट? द लॉन्गेस्ट ऑफ 3 डैशेस can be used for many of the same purposes as comma. कॉमा जहां पे यूज होता है, जिस पर्पस के लिए सेंटेंस में कॉमा यूज होता है, वहां पे उसी पर्पस के लिए हम ये स्ट्रॉन्ग कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं. उसमें पहली चीज क्या ध्यान में रखनी है, यहां पे मैंने स्टार्ट करके लिखा है, दिस इज दैट यू हैव टू रिमेंबर. क्या याद रखना है? अ पेयर ऑफ इट, मतलब किसकी? यस, एम डैश, कैन बी यूज इफ द सेंटेंस ऑलरेडी कंटेन्स कॉमा. जब कोई सेंटेंस में पहले से ही कॉमा हो, तो वैसे सेंटेंसेस की जो पैर होती है वहां पे हम ये वाला डैश की पैर वाला एक पंक्चुएशन मार्क ऐड कर सकते हैं. देखते हैं इसको बरोबर विथ एन एग्जांपल. व्हाट इज योर एग्जांपल? सी, यहां पे पहले एग्जांपल के अंदर ध्यान दीजिएगा, ये वाला पहला एग्जांपल क्या है? सारा हेटेड वॉकिंग टू स्कूल.
डैश, ये रही आपकी डैश, दिख रही है, ये रही आपकी डैश। इट वॉज ऑन अ हिल बट फिर से यहां पे कॉमा दिया गया है, ठीक। शी हैड नो चॉइस, यहां पे आपको कॉमा दिया गया है, यहां पे आपको एक डैश दी गई है। शी हैड मिस द बस अगेन, उसने फिर से बस को मिस कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी नीड टू चेंज। यहाँ पे आपको चेंज करने की जगह आपको दिख रही है, माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चेंज कर रखे हैं। देखो आप जरा ध्यान से, एक बार जब कोई सेंटेंस कंटेंट कॉमा, कोई एक सेंटेंस में ऑलरेडी कॉमा हो, कहां पे है कॉमा, ये रहा, दिस इज द प्लेस वेयर माय कॉमा इज। तो उससे पहले के सेंटेंसेस के अंदर दो चीजें अलग अलग बताने के लिए या एम्फेसाइज करने के लिए आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको जब एग्जाम में आएगा डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, तब यहाँ पे शायद कुछ न होगा, आपको यहाँ पे एक डैश ऐड करनी है। एक डैश अगर आपको दी गई है तो उसकी पेयर बना के आगे वाले सेंटेंस में उसको एम्फेसाइज करने के लिए यू हैव टू ऐड अ एम डैश, ठीक है। नाउ व्हाट इज सेकंड, जैसे ये वाला पहला इंपॉर्टेंट था, वैसे दूसरा क्या है, तो ऊपर लिखा है यहाँ पे देखो, इट माइट बी यूज्ड टू मार्क ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द एम्फेसाइज। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर सेंटेंस, तो वैसी चीजों को भी मार्क करने के लिए हमें एम डैश का इस्तेमाल करना पड़ता है या हम करते हैं। तो इट विल बी मोर इम्पैक्टिव, योर लैंग्वेज विल बी मोर इम्पैक्टिव व्हेन यू आर जस्ट एम्फेसाइजिंग सर्टेन डिटेल्स ऑफ अ सेंटेंस। नाउ लेट्स लुक अबाउट इट, सी क्या होता है। फॉर हिज बर्थडे कॉमा नंबर 1 मार्क रिसीव्ड अ स्वेटर, a jacket, a savings bond, और यहां पे आपको एक हाइफन दिया गया है, सॉरी एम डैश दिया गया है। अब इस सेंटेंस के अंदर ये सारी चीजें जो कॉमा डाल के लिखी गई है ना, बर्थडे पे उसको मार्क ने क्या मिला, उसको स्वेटर मिला पहली चीज, फिर दूसरा जैकेट मिला, तीसरा सेविंग्स बॉन्ड मिले, और ज्यादा और क्या मिला, और एम्फेसाइज क्या हो रहा है, एंड अ न्यू बाइक, एक न्यू बाइक भी मिली। ऐसी जब बातें ऐड करनी होती है तभी भी हम एम डैश वाले पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। आई होप माय डियर स्टूडेंट यू हैव गॉट इट वेरी वेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 3। हम रूल नंबर 3 के बारे में अभी बात करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। रूल नंबर 3 क्या है, कॉलन अपीयर्स एट द एंड ऑफ अ मेन क्लॉज। हमें जब भी कॉलन पुट ऑन करना होता है या हमें जब भी कोई ऐसा पैराग्राफ दिया जाए वहां पे जहां पे एक मेन क्लॉज है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है ना, तो उस टाइम पे हमारा जो मेन क्लॉज होता है, मेन क्लॉज के एंड पार्ट में यू हैव टू पुट अ कॉलन। कॉलन को आपको आपके मेन क्लॉज, मेन सेंटेंस जो है उसके एट द एंड पॉइंट पे you have to put the yes colon. If sentence is already completed, अगर कोई सेंटेंस हमारा पहले से ही कंप्लीट हो चुका है, अगर हमारा सेंटेंस पहले से ही कंप्लीट हो चुका है, if our sentence is already completed, comma, you may use a colon to add a list. आप उस कंप्लीटेड सेंटेंस के अंदर और कुछ चीजें डालना चाहते हो एज अ लिस्ट, देन पुट अ कॉलन एंड ऐड दोस थिंग्स। फॉर इंस्टेंस मैंने कोई सेंटेंस कंप्लीट कर दिया, यहां से लेकर ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया ना, उसके अंदर मुझे और चीजें डाली है कि भाई आपने ये लिया, वो लिया, ये किया, वो किया। तो ऐसी जब भी चीजें आप डाल रहे तो उसको लिस्ट अप करने के लिए यू आर अलाउड टू पुट कॉलन एट दैट टाइम। दूसरा, आप कॉलन को कहां पे यूज कर सकते हो, द सेकेंड प्लेस यू कैन यूज अ कॉलन एट एलाबोरेशन। एलाबोरेशन, जब कोई चीज का एलाबोरेशन आपको करना होता है, एट द टाइम यू आर अलाउड टू पुट कॉलन। एंड
द थर्ड थिंग वेयर यू कैन यूज कॉलन, ऐसी तीसरी जगह सेंटेंस के अंदर कि जहां पे आप कॉलन का इस्तेमाल करोगे वो है आपकी रीस्टेटमेंट। आपका जो भी आगे का स्टेटमेंट होगा उसके अंदर कुछ एडिशन में रीस्टेटमेंट बनाना पड़े, तब ऐसे सेंटेंसेस के बाद भी और री सेंटेंसेस के पहले यू आर अलाउड टू पुट कॉलन्स। ठीक है, नाउ सी लेट्स लर्न थ्रू द एग्जाम्पल्स। हम इसको एग्जाम्पल्स के जरिए देखेंगे। वन मोर टाइम आई एम जस्ट रिवाइजिंग रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 इज अ कॉलन अपीयर्स एट द एंड ऑफ द मेन क्लॉज। जब भी कॉलन पुट ऑन करना होता है या आपको पैराग्राफ में 2-3 लाइनें बताई गई हो, उस लाइनों के अंदर, उन लाइन्स के अंदर आपको अगर कॉलन ऐड करना है या आप ऐसा सोच रहे हो कि कहां पे कॉलन आएगा, तो उस टाइम पे आपको 3 चीजें याद रखनी पड़ेगी। 3 चीजें, एक तो सेंटेंस पहला मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और उसमें कुछ चीजें ऐड करनी हो लिस्ट के तौर पे, तब कॉलन रख सकते हो। दूसरा, जब भी किसी चीज का एलाबोरेशन करना हो तब आप कॉलन यूज कर सकते हो, या फिर कोई एक ऑलरेडी स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है उसका रीस्टेटमेंट बनाना हो तब आप कॉलन यूज कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, ये सारी चीजें हम अगर एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे तो और भी आपको ख्याल आ जाएगा, दिमाग के अंदर ये फीड हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा। देखो, आई हैव 3 ब्रदर्स। किसी ने बोला कि भाई मेरे पास मेरे 3 भाई है। ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है जिसका कोई एक अलग मीनिंग निकलता है। ठीक है, मुझे कंप्लीट मीनिंग मालूम पड़ गया। आई हैव 3 ब्रदर्स, मेरे पास मेरे 3 भाई हैं। अब मैंने वहां पे कुछ चीजें ऐड करनी है, जैसे उनके नाम करने हैं, उसमें बड़ा छोटा ऐसा बताना हो, ऐसा कुछ करना हो, तब मैंने यहाँ पे क्या बता दिया है। देखो, आप कॉलन लगा दिया ना, डबल डॉट करके ये सर्कल किया है। ये जब आप लगाते हो तो उसके पीछे जो भी नाम आएंगे वो सारे ऐसा लिस्ट आएंगे, डेविड, केंट एंड जैकब। कोई एक बंदा बोल रहा है कि भाई मेरे 3 भाई हैं। उन्हीं सेंटेंस के अंदर, ये कंप्लीट हो चुका है सेंटेंस पूरा, उसी सेंटेंस में आप उनके नाम ऐड कर रहे हो, है ना। तो एडिशन के टाइम पे आप लिस्ट कर सकते हो। अब लिस्ट बनाने के लिए मैंने आपको रूल बताया कि भाई कॉलन को अपीयर होना पड़ेगा, मतलब वहां पे कॉलन आपको पुट ऑन करना पड़ेगा। एंड यू हैव प्लेस द कॉलन ओवर हियर एंड देन पुट इट बाय द कॉमर्स। ठीक है। सेकेंडली वी हैव टॉक्ड अबाउट फॉर द एलाबोरेशन। एलाबोरेशन के लिए हमें यूज करना था, तो देखो यहाँ पे कैसे यूज हुआ है। आई हैव डिसाइडेड नॉट टू मूव आनंद। ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, मेरा मेन क्लोज है। मुझे समझ में आ गया कि भाई मैं आनंद में मूव करना नहीं चाहता, मतलब मैं आनंद जाके रहना नहीं चाहता। ये बात कंप्लीट हो गई। अब इसमें और डिफरेंशिएटेड कुछ ऐड करने जा रहा है। वाई क्यों नहीं जा रहा है, रीजन दे रहा है, या फिर कुछ उसके स्पेसिफिक्स बता रहा है ना। ऐसी चीजें जब आती है तब वो बोले जाता है एलाबोरेशन, उसको हम बोलते हैं एलाबोरेशन। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो, आई हैव बीन ऑफर्ड अ बेटर जॉब इन बॉम्बे। मैं आनंद में क्यों नहीं शिफ्ट होना चाहता, तो उसने यहाँ पे रीजन बताया। कभी कभार आप कुछ स्पेसिफिकेशंस भी दी जाती है वहां पे, यहाँ पे रीजन है, स्पेसिफिकेशंस भी हो सकती है। इन बोथ द टर्म यू हैव टू यूज अ कॉलन। यहाँ पे आपको कॉलन यूज करना पड़ेगा बिफोर दिस सेंटेंस, क्योंकि आप जो है इस स्टेटमेंट का रीजन यहाँ पे बता रहे हो और आगे उसको एलाबोरेट कर रहे हो और आगे उसको समझा रहे हो कि भाई क्यों नहीं चाहता वहां पे जाने के लिए। ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रीस्टेटमेंट। जो भी आप स्टेटमेंट बोल रहे हो हमारा, उसी स्टेटमेंट में कुछ एडिशन करना हो अलग से, उसको रीस्टेटमेंट बनाना हो, तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ पे थिंकिंग बैक, Ratri wasn't sure who started yesterday's fight. Thinking back मतलब यात्री नाम की यहाँ पे रात्रि नाम की जो लड़की है वो सोच रही है, क्या सोच रही है, मतलब रात्रि wasn't sure who started yesterday's fight। किसने
पिछले दिन की फाइट शुरू की थी या झगड़ा शुरू किया था। ये हमारा पहला और पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी मेन क्लोज हो गया। अब उसमें वो आगे क्या बता रही है, उसको स्टेटमेंट को मॉडिफाइड करिए, अपने ही स्टेटमेंट को मॉडिफाई करिए। क्या हो रहा है, शी कुड नॉट डिसाइड वेदर शी वॉज एट फॉल्ट और हर फ्रेंड। उसको अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उसकी गलती थी या उसके दोस्त की। तो ये वाले स्टेटमेंट में कुछ एडिशन हुआ, मतलब आप अगर देखने जाओ तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, क्योंकि पहले तो रात्रि को मालूम ही नहीं था कि यस्टरडे की फाइट किसने शुरू की, उसने खुद ने या उसके दोस्त ने। तो यहाँ पे उसका रीस्टेटमेंट बताया गया है कि शी कुडंट डिसाइड वेदर हर फ्रेंड स्टार्टेड और शी। ठीक, तो इट इज नोन एज रीस्टेटमेंट। तो वही स्टेटमेंट शुरू होने से पहले हमने यहाँ पे कॉलन लगा दिया है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 4। चलो हम रूल नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 4 इज सेइंग एपोस्ट्रोफी शोज पोजेशन और इंडिकेट एंड ओमिशन। जब भी किसी ओमिशन की बात आए या किसी चीज का पोजेशन की बात आए, मतलब ऑनरशिप की बात आए, तब हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। माय डियर फ्रेंड, up to now you have heard this many times what is called apostrophe, right? एक डैश होती है अपर साइड एंड वहां पे आप एक लेटर ऐड करते हो, वो लेटर और द अल्फाबेट दैट यू आर एडिंग दैट इज एस। ठीक है ना, कैसे और किस तरह से यूज होगा? इट इज यूज टू शो पोजेशन, किसी चीज का पोजीशन बताना हो, ऑनरशिप बतानी हो। एंड एस शुड बी एडेड टू सिंगुलर पॉजेसिव नाउन। जो एपोस्ट्रोफी एस यूज होगा वो आपको सिंगुलर पॉजेसिव नाउन के पीछे आप ऐड कर सकते हो। लेट्स लर्न इट थ्रू एग्जांपल सो दैट यू कैन गेट बेटर आइडिया ऑफ इट। सी, अगर आपका कोई स्टेटमेंट सिंगुलर पॉजेसिव नाउन है, सिंगुलर पॉजेसिव नाउन है, तो वो सेंटेंस कैसा होगा? दिस इज सुजैन, SUJAN, दिस इज सुजैन बुक। अब यहाँ पे सुजैन बुक नहीं होता है, मुझे यहाँ पे ये सुजैन की ऑनरशिप बता देना वो बुक के प्रति, वो बुक उसकी है, किसकी? सुजैन की। तो उस टाइम पे हमें सुजैन जो नाम होगा हमारा, उसके पीछे ये वाला मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप देख लीजिए, एपोस्ट्रोफी एस मतलब लगा रखा है। तो दिस इज द मीट नंबर 1, ये पहली चीज। दूसरा, इफ आई एम आस्किंग अ सिंगुलर पॉजेसिव नाउन एंड्स विथ एस, जब कोई सिंगुलर पॉजेसिव नाउन है और सर वो नाउन खुद एस से कंप्लीट हो, तब यहां तो एस से शुरू कंप्लीट नहीं होता, सुजैना एंड से कंप्लीट हुआ था। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड है कि जहां पे वो एस से शुरू एंड होता हो, एट दैट टाइम दिस इज फॉर एग्जांपल क्रिस बुक। तो यहाँ पे ये जो क्रिस है, फिर उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस पुट ऑन करना है। ठीक है, थर्ड थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, प्लूरल, ये सिंगुलर के लिए दोनों रूल थे, अब प्लूरल के लिए हम रूल देख लेते हैं। प्लूरल पॉजेसिव नाउन्स, द चिल्ड्रन ये हमारा प्लूरल नाउन है, एज यू कैन अंडरस्टैंड, चिल्ड्रन बच्चे, चाइल्ड बच्चा, राइट, चाइल्ड का हो गया चिल्ड्रन। तो यहाँ पे चिल्ड्रन के पीछे भी आप एपोस्ट्रोफी एस लगा के आगे का स्टेटमेंट आप कर सकते हो। प्लूरल पॉसेसिव नाउन एंड्स विथ एस, अगर प्लूरल पॉसेसिव नाउन एंड्स विथ एस, उस नाउन के एंड में एस आता हो, तब आप क्या करोगे? तब अलग से यू आर नॉट अलाउड एपोस्ट्रोफी एस, तब आप अलग से एपोस्ट्रोफी एस को अलाउड नहीं करोगे। यू विल पुट ओनली डैश आफ्टर दैट प्लूरल नाउन, जो कि होगा आपका यहाँ पे देखो पेरेंट्स, PARENTS एंड विथ एस, तो पीछे आपको क्या लगा देना है? एपोस्ट्रोफी मार्क लगा देना है। माय डियर स्टूडेंट,
I hope this one will help you to crack your punctuation mark. Thank you. ध्यान से और जरा लिख लीजिएगा, नोट के अंदर नोट कर लीजिएगा. थैंक यू. Hello my dear students, my name is Kinjal Patel and today we are looking about punctuation mark part 2. Punctuation के अंदर हमने आगे कॉलन, सेमीकॉलन, कॉमा, ये सारी चीजें फुल स्टॉप वगैरह देख लिए. उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और लेट्स टॉक अबाउट फ्यू मोर रूल्स अबाउट इट. It will help you in the cracking correctly to your question which is asked in or which will be asked in your examination, right? Let's talk about punctuation part 2. This is one of the grammar topic, right? Rule number 5. Up to now we have seen rule 4, right? हमने 4 रूल वहां पे पढ़े हैं. उन चारों रूल के अंदर दूसरे जो एक दो रूल उसके रिलेटेड थे वो मैंने उसको इसके अंदर ही इंक्लूड कर दिए थे. नाउ वो भी मैंने आपको सेपरेटली स्टार वगैरह करके अलग से समझा दिया था. Now let's talk about rule number 5. Rule number 5 is known as full stop or period, right? American English में it is known as period and Britain English, and in British English we are knowing it as full stop. It is used at the end of the declarative sentences where we can use full stop or a period punctuation mark. We can use period and punctuation mark at the end of declarative sentences. Apart from the sentence which has completed its thoughts, at the end of that kind of or such kind of sentences, we are also about to use full stop or a period, right? Now, let's learn more something about it. In it, after every abbreviation, we should use full stop or a period punctuation mark as I have given in this example. If you can mark this example, see, stay tuned and stay focused. Once it been yes, वो ध्यान देना आपको. once अगर आप you have keenly yes concentrated on it, you will not find yourself difficulty at the time of examination, at the time cracking that question. See, Rani and Rutvi went to the market. रानी और रुत्वी मार्केट में गए. अब ये कंप्लीट थॉट हो गई, कंप्लीट मीनिंग वाला एक स्टेटमेंट हो गया. तो इसके पीछे हमने क्या पुट ऑन कर दिया? फुल स्टॉप पुट ऑन कर दिया. या दिस इज नोन एज पीरियड. कंप्लीट जो होता है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है, इट इज डिक्लेयर्ड, right? It is a kind of normal statement when we are being told a complete thought. जैसे रानी and रुत्वी went to the market, वो दोनों मार्केट में गए, बात वहां पे कंप्लीट हुई. आगे her son John Jones Junior, यहाँ पे ये एब्रिविएशन से जूनियर वर्ड का JR करके डॉट कर देना. ये हमारा ये जो डॉट हमने लगाया ना डियर स्टूडेंट, इट इज नोन एज पीरियड और फुल स्टॉप, राइट? जब भी ऐसे कोई एब्रिविएशंस यूज होते हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म वगैरह बोलते हैं, एट दैट टाइम प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ फुल स्टॉप और अ पीरियड मार्क व्हाइल क्रैकिंग दैट. was born on December. यहाँ पे December मंथ जो है वो पूरा स्पेल नहीं है, इट इज एब्रिविएशन that is used in this question. Now after that I have to put a full stop or a period mark, right? And at the end of, as we have seen here, at the end of the statement we have to put it. Now let's talk about question mark. So question mark कब आता है? When we want to ask or indicate a direct question, when we want to indicate a direct question, we must use question mark at the end of the statement. जो भी आप स्टेटमेंट डिलीवर कर रहे हो या जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, राइट, उसके एट द एंड पार्ट में यू हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क. आपको वहां पे क्वेश्चन मार्क ऐड करना पड़ेगा. नाउ लेट्स हैव एन एग्जांपल. सी, व्हेन डिड रानी गो टू
मार्केट, रानी मार्केट कब गई थी। अब ये बोलने में ही आपको मालूम पड़ जाता है कि भाई इट इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन, इट इज अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट इन विच सम इंफॉर्मेशन इज बीइंग आस्क्ड, कुछ इंफॉर्मेशन मांगी गई है। तो यहां पे आपको क्वेश्चन मार्क पुट ऑन करना है, एज आई हैव put over here. Now what about exclamation? It is rule number 7, exclamation mark or point. It is used when a person wants to express a certain emotion. जब हमारी sudden emotion या outcry होती है या फिर कुछ चीजें emphasize करनी होती है, इन तीन केसेस के अंदर we are allowed to use the exclamation mark or exclamation point as a punctuation mark. Is it okay? Now सर ये सारी चीजें कैसे पुट ऑन करेंगे? लेट्स हैव लर्न अबाउट एग्जांपल। सी यहां पे मैंने वर्ड यूज किया होली काउ, राइट। अब ये एक सडन इमोशन है ना, होली काउ। अब कभी कभार ओ शिट ऐसा बोल दे तो, वाओ ऐसा बोल दे, व्हाट ऐसा निकल जाता है। दीज आर नोन एज सडन इमोशन। माय डियर स्टूडेंट, after this kind of emotion you have to add this exclamation mark. This is what I have mentioned over here, and at the end of that statement please do not forget to put full stop or a period mark. Now see, my mother-in-laws read make me furious. अब यहाँ पे ये चीज है ना, make me furious, ये थोड़ा सा awkward था। ये आउट क्राई है जिसको हम बोलते हैं, चिल्लाना जिसको बोलते हैं, किस्म का एक्सप्रेशन देना बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस के पीछे भी आपको एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ दैट स्टेटमेंट आपको एक्सक्लेमेशन मार्क पुट ऑन करना है। So what about rule number 8? Rule number 8 is on base quotation marks, right? We can say to quote. There are two types of quotation: double inverted commas and single inverted comma. Yes, single quotation or a double, right? See, it is used to indicate a meaning. किसी चीज का पर्टिकुलर मीनिंग को इंडिकेट करना हो, and indicate the unusual or dubious status ऑफ वर्ड, राइट। ये सारी चीजें जो अनसर्टेन होती है, कुछ एम्फेसाइज करना होता है, अलग से उसका मीनिंग बताना होता है, या किसी के बोले गए वाक्यों को एज इट इज रखना है, इन सभी केसेस के अंदर माय डियर स्टूडेंट यू आर अलाउड टू यूज कोटेशंस मार्क। यहां पे आपको कोटेशन मार्क्स यूज करने होते हैं, राइट। सी, लेट्स हैव एग्जैक्ट आइडिया अबाउट दिस डेफिनेशन थ्रू द मीडियम ऑफ एग्जांपल। सी, डोंट गो आउटसाइड, यहां पे आपको बोला डोंट गो आउटसाइड, भाई बाहर मत जाइएगा। सी सेड, उसने कहा, उसने कहा था ना, तो उसने जो कहा था एज इट इज मुझे वहां पे रखना है। तो सिंपल यहाँ पे ऊपर बोला गया है कि भाई एज इट इज जो चीजें रखनी होती है, मीनिंग को एज इट इज रखना होता है, तब आपको वहां पे इन्वर्टेड कॉमर्स या डबल इन्वर्टेड कॉमर्स का इस्तेमाल करना है। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट पंक्चुएशन मार्क। जो भी नेसेसरी पंक्चुएशन मार्क्स है आपके क्लासेस या लेवल के लिए, दैट इज व्हाट वी हैव लर्न, and please do not forget to practice more on it. Please try to read the textbook and try to understand each sentence and the punctuation marks that is being used in the sentence, so that you can learn it very easily, effortlessly, and you will get a benefit of it. Now here I have given certain examples for your practice. तो यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिया है आपको, बट यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। ये सारी चीजें आपको आपके दिमाग के अंदर बिठा के रखनी है। सी, यहाँ पे मैंने पहले लिखा था आई लाइक प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स सैंडी, सनी, समीर। यहाँ पे एज इट इज था, पूरा का पूरा एक ही फ्लो में जा रहा था। मैंने वहां पे पंक्चुएशन कर दिए, कहां कहां जरूरी था। सबसे पहला, जो भी कोई स्टेटमेंट शुरू होता है, राइट, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, तो हमने यहाँ पे आई को कैपिटल बना दिया। फिर आगे जब बात करते हैं, हमने अभी भी सीखा था, राइट, इसी पंक्चुएशन रूल के अंदर कि कोई चीजें लिस्ट में ऐड करनी हो तब आप कॉमा का इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स के नेम यहाँ पे बताए गए, सैंडी, सनी एंड समीर। तो आफ्टर सैंडी यू कैन पुट कॉमा, फिर यहाँ पे सैंडी के बाद, सनी के बाद,
और एट द एंड ऑफ दिस लिस्ट यू हैव टू पुट फुल स्टॉप। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन क्रैक योर सेल्फ। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे वी था, दोनों ही स्मॉल लेटर थे, मैंने W को सिंस इट इज फर्स्ट इन द सेंटेंस तो कैपिटल कर दिया। आगे बढ़ते ही यहाँ पे द स्मोकी माउंटेन के बाद नियर शिमला, एक्चुअली ये एक ही फ्लो है तो इसका यहाँ पे दो पार्टीशन कर दिया गया था, वो गलत था। उसकी जगह हमने उसको निकाल के यहाँ पे शिमला के बाद में उसको पुट किया ताकि हमारा पंक्चुएशन परफेक्टली वहां पुट ऑन हो और हमें एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट दे। एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू ऐड अ फुल स्टॉप और अ क्लियर मार्क। दिस इज आल्सो वन ऑफ इम्पोर्टेंट वन ऑफ इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स। नाउ let's talk about the third example. In the third example the T is, as you can see, it from a small letter, it should not be there, it should be in a capital that I have put or highlighted. से टू लिया, अब से टू लिया की बात आती है, हमने यहाँ पे बोला था कि जैसी जो बात आती है उसको हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है, तो हमने यहाँ पे देखो ये इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया है हमने ये, यस, और यहाँ पे एंड भी करना है। जब आप स्टार्ट करते हैं इन्वर्टेड कॉमा एट द इनिशियल स्टेज ऑफ सेंटेंस, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू एंड अप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, राइट, उसको एंड करना मत भूलिएगा, एंड एट द एंड पुट अ फुल स्टॉप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट example number 4, that is wow. This is from the exclamation, yes, यहाँ पे can you see, yes. Now wow, ये wow जो कि नॉर्मल वर्ड है, सेकंड, yes, small ABCD. Now यहाँ पे जो W है it should be capitalized, put an exclamation mark over there so that it give a better impact. And at the end you can put this have, यहां पे ये चीज याद रखिएगा, H कैपिटल एंड हैव यू लॉक द हाउस, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन मांगी गई है, वी हैव बीन आस्क्ड एन इंफॉर्मेशन एंड द इंफॉर्मेशन का जब भी क्वेश्चन, यस, जब मांगी जाती है कोई इंफॉर्मेशन, तब मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया कि वो हमारा क्वेश्चन मार्क बनता है। एट द एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट यू कैन पुट क्वेश्चन मार्क ओवर हियर। Now again in the sixth, capital H, hands, फिर यहाँ पे कॉमा नहीं था, यहाँ पे हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, तो ये कंटिन्यूअस फ्लो के अंदर था, लेकिन हमने बोला था, आगे पढ़ा है कि भाई जब भी लिस्टिंग की या कुछ एडिशन की बात आती है, जस्ट पुट द कॉमा इन बिटवीन दोस थिंग्स। तो यहाँ पे हिंदूज का H कैपिटल करने के बाद हमने क्या किया है, कॉमा लगा दिया है। फिर यहाँ पे मुस्लिम का M स्मॉल है, कैपिटल कर दो। फिर यहाँ पे सिख का S कैपिटल, आगे कॉमा। फिर यहाँ पे क्रिश्चियंस का C कैपिटल कर दो, ठीक है। इन द लिस्ट अगर कोई लास्ट वर्ड आता है, इन द लिस्ट मेकिंग अगर कोई लास्ट वर्ड आता है तो उसको हमें एंड से कनेक्ट करके ही लिखना चाहिए। तो यहाँ पे एंड वर्ड इज मिसिंग, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एंड को ऑन कर दिया है, यहाँ पे लिख दिया है ना। लिव टुगेदर इन इंडिया, after the completion of this sentence please do not forget to put full stop. My dear student, now you have, yes, all the basic rules to punctuate your paragraph. Please do not forget to practice for this and please write down in your notebook as well. Thank you.